Hello friends, I am Malchate Shukanya and this is the first lecture of elasticity chapter. Friends, elasticity is a major and important topic for 12th board examination, JEE, CET and also useful for the other entrance examinations. Okay, friends, here we all coming to learn something useful from this video lecture series. Okay, friends, without wasting a single minute, we will learn what we are learning in this lecture. We will see that point. In this lecture, we will cover all these points which are mentioned below. Firstly, introduction. Next, elasticity as a property. इसमें definition and example. Then, origin of elasticity. Next one is a plasticity and last one is deformation. After completing all these points, we will move toward the next point in upcoming lecture. Introduction. I will firstly introduce you about the elasticity property and phenomena. Friends, all rigid body are some extent to elasticity. जो भी नेचर में रिजिड बॉडीज है अवेलेबल वो सब इलास्टिसिटी को अप्रोच करने का ट्राई करती है मीन्स वो इसी फिनोमेना को अप्रोच करती है इलास्टिसिटी फिनोमेना को ओबे करती है ऑल रिजिड बॉडी कौन सी भी हम रिजिड बॉडी लेंगे तो वो अब इलास्टिसिटी फिनोमेना को अप्रोच करेगी या हम प्रैक्टिकली कह सकते हैं जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब हम कहेंगे कि ऑल रिजिड बॉडी आर सम एक्सटेंड टू इलास्टिसिटी मतलब ऑल रिजिड बॉडी इन द नेचर कहीं ना कहीं प्रमाण में इलास्टिसिटी को अप्रोच करने का ट्राई करते हैं बट आइडियली हम ऐसे नहीं कह सकते कि ऑल रिजिड बॉडी आर सम एक्सटेंड टू इलास्टिसिटी बिकॉज रिजिड बॉडी में इलास्टिसिटी फिनोमेना हमें देखने को नहीं मिलेगा आइडियली थोड़ा सा रिजिड बॉडी में इलास्टिसिटी आ सकती है बट वो थोड़ी सी इलास्टिसिटी हम इग्नोर करते हैं उसे निगलेक्ट कर सकते हैं इसीलिए हम आइडियली ऐसे नहीं कर सकते बट जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम यही यूज़ करेंगे कि ऑल रिजिड बॉडी आर सम एक्सटेंड टू इलास्टिसिटी ओके आर यू व्हाट दिस practically and ideally means their dimension can be changed by pulling, twisting, compressing and expanding them. जब हम किसी चीज़ को कॉम्प्रेस करेंगे किसी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को कॉम्प्रेस करेंगे या किसी स्प्रिंग को एक्सपांड करेंगे तो उसकी डायमेंशन में बदलाव आ जाएगा डायमेंशन नथिंग बट उसकी साइज शेप और बोथ जब हम एक स्प्रिंग ली और उसे हमने कॉम्प्रेस किया या उसे हमने एक्सपांड किया तो उसकी साइज एंड शेप बदल हो जाएगा वो एक्सपांड हो जाएगी स्प्रिंग तो उसमें डायमेंशन चेंज हो जाएगा एंड वो रिमूव करने के बाद फोर्स वो आप ऑटोमेटिक उसकी ओरिजिनल पोजीशन रिगेन करेगी दैट इज नथिंग बट द इलास्टिसिटी फिनोमेना एग्जांपल्स लेंथ ऑफ द हेलिकल स्प्रिंग इंक्रीजेस स्लाइटली आई विल शो यू हाउ द लेंथ ऑफ हेलिकल स्प्रिंग इंक्रीजेस स्लाइटली ये नेक्स्ट स्लाइड पर दिखाएंगे हम फ्रेंड यहाँ ए रिजिड सपोर्ट है ये हमारी हेलिकल स्प्रिंग है ओके ये ओरिजिनल स्प्रिंग है जब हम यहाँ फोर्स लगा के इस स्प्रिंग को नीचे की ओर खींचेंगे पुल करेंगे तो इस स्प्रिंग में हमें बदलाव आ जाएगा इस स्प्रिंग में हमें साइज एंड शेप में चेंज दिखेगा बिकॉज वो जो हमने अप्लाइड फोर्स लगाया है या उसे एक्सपांड करने के लिए जो फोर्स लगाया है वो उसकी वजह से वो एक्सपांड हो जाएगी यहाँ देखो हम उसे खींचने नीचे की ओर खींचने के बाद वो इंक्रीज होगी उसकी लेंथ में ये देखो ये हमारी न्यू हेलिकल स्प्रिंग है वो बढ़ रही है ना इसमें उसकी लेंथ यहाँ बढ़ गई है जब हम किसी चीज़ को एक्सपांड करेंगे उसे लोड देंगे नीचे की ओर या खींचेंगे या उसे ट्विस्ट करेंगे तो उसकी डायमेंशन में चेंज आ जाएगा ये हमने देखा है हाउ द स्पाइरल स्प्रिंग इंक्रीजेस स्लाइटली ये ओरिजिनल हमारी स्प्रिंग थी एंड ये येलो वाली बाद में जब हमें एक्सपांड किया तब मिली ये स्प्रिंग की लेंथ दोनों की लेंथ में बदलाव आ गया दैट इज इलास्टिसिटी नेक्स्ट इन द नेचर सम बॉडीज शोज द परमानेंट चेंज इन देयर साइज शेप और बोथ आफ्टर रिमूवल ऑफ द अप्लाइड फोर्स नेचर में कहीं ऐसे भी बॉडीज है जो परमानेंट शोज करते हैं परमानेंट चेंज शो करते हैं जब हम अप्लाइड फोर्स रिमूव करेंगे तो वो उसकी पोजीशन रिगेन नहीं करेंगे वो परमानेंट चेंज रहेगा वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आ सकते उसे क्या कहा जाता है ये हम क्यों पढ़ रहे हैं वो परमानेंट चेंज क्या होता है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे वेयर एज सम बॉडीज आर रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर रिमूवल ऑफ द अप्लाइड फोर्स बट नेचर में सम ऐसी भी बॉडीज है जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन रिगेन करते हैं कब रिगेन करते हैं जब हम अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करेंगे
आफ्टर रिमूवल ऑफ द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स सम बॉडी गोज टू अप्रोच इट्स ओरिजिनल पोजिशन। ऐसे बॉडी को क्या कहा जाता है, ये बॉडी की क्या प्रॉपर्टीज है, ये हम सब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इलास्टिसिटी एज ए प्रॉपर्टी, इलास्टिसिटी इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी when we apply external unbalanced force, unbalanced is nothing but उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन टोटली चेंज हो जाएगी। अनबैलेंस्ड मतलब बैलेंस से भी ज़्यादा। when we applied an external unbalanced force on the body, then body gets deformed due to the relative change or displacement of the molecules। जब हम किसी चीज़ पर एक्सटर्नल बाहर वाला अनबैलेंस्ड फोर्स लगा रहे हैं तो उस बॉडी डिफॉर्मेशन हो जाएगी। मतलब डिफॉर्मेशन इज नथिंग बट द चेंज इन साइज एंड शेप, उसका ओरिजिनल साइज एंड शेप बदल हो जाएगा। एंड वो साइज एंड शेप बदल होने के बाद उसमें जो बॉडी में रिलेटिव मॉलिक्यूल्स का वो भी बढ़ जाएगा। मतलब उस रिजिड बॉडी में जो इंटरएटॉमिक डिस्टेंस था वो रैंडमली इंक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मतलब उस पर वो इफेक्ट हो जाएगा एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स का। And due to this relative displacement of the molecules, the forces are developed within the body which tend to oppose the deforming force। ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ऐसा फोर्स डेवलप करेंगे जो डिफॉर्मेशन को रोक सकेंगे। एंड दैट फोर्स का नाम क्या है, और रिस्टोरिंग फोर्स होता है। रिस्टोरिंग फोर्स इज नथिंग बट द इंटरनल इलास्टिक फोर्स। ये रिस्टोरिंग फोर्स हमें डिफॉर्मेशन करने के लिए अपोज करेगा। ओके, डिफॉर्मिंग फोर्स और डिफॉर्मेशन फोर्स ये ओरिजिनल बॉडी के साइज एंड शेप में बदलाव लाता है, बट रिस्टोरिंग फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स को अपोज करता है। डिफॉर्मिंग फोर्स इज नथिंग बट द काम में बिगड़ावा लाने का फोर्स, काम को बिगाड़ करने का फोर्स, काम को छेड़ने वाला फोर्स। अच्छा काम हो रहा है तो उसे छेड़ने वाला फोर्स मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स। ओके, after removal of the deforming force, body which try to comes to its original position or original dimension, that body are the elastic body। हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई किए, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए हैं, आफ्टर सम टाइम हमने वो फोर्स रिमूव किया है। देन आफ्टर रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स वो बॉडी उसकी ओरिजिनल पोजिशन को रिगेन कर रही है, उसकी ओरिजिनल पोजिशन पर जाने का ट्राई कर रही है। दैट बॉडी आर द इलास्टिक बॉडी। ओके, यहाँ हम देखेंगे कि इलास्टिक बॉडी की डेफिनेशन क्या है और प्लास्टिक बॉडी की डेफिनेशन क्या है। विच रिटर्न एग्जैक्टली टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन आफ्टर रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज। ये देखो, सम बॉडीज और मटेरियल्स, कहीं ऐसे मटेरियल है जो एग्जैक्टली जैसे पहले थे वैसे अभी आफ्टर रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने के बाद वो एक्जैक्टली उसकी ओरिजिनल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे। दैट बॉडी इज कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज। आर यू गॉट दिस पॉइंट? When we applied an external unbalanced force or deforming force on a body, after removal of deforming force, body gets its original position. That bodies are called as perfectly elastic body। इलास्टिक बॉडी ये होती है जब हम किसी चीज़ पर फोर्स लगा रहे, उसे कॉम्प्रेस कर रहे, पुल कर रहे, ट्विस्ट कर रहे, तो आफ्टर रिमूवल ऑफ दैट फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, वो कितनी जल्दी आप हमारी पहली पोजीशन पे आ जाती है। दैट इज़ नथिंग बट द इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ये नहीं कि कौन कितना खींचा जा सकता है, कौन सा मटेरियल कितना ज़्यादा खींचा जा सकता है, ये इलास्टिसिटी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये इलास्टिसिटी है कौन अपनी पहली पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन पे जल्दी आ सकता है, कितने टाइम में वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन रिगेन कर सकता है। ये इलास्टिसिटी बॉडी की प्रॉपर्टी है। एंड इलास्टिक बॉडी का एग्जांपल है क्वार्ट्ज रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। Okay, now we will move toward the definition of plastic body or plastic material. Friends, the body which do not returns to its original position or original dimension after removal of the deforming force is called as plastic or inelastic body। प्लास्टिक बॉडी को inelastic बॉडी भी कहा जाता है। नेचर में ऐसी बॉडीज है जब हम इस बॉडी पर एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, आफ्टर रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स उस बॉडी पहली पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन को आने का ट्राई ही नहीं करती, वो डिफॉर्मर स्टेट में भी रहना चाहती है। उस बॉडी को इनइलास्टिक बॉडी या प्लास्टिक बॉडी ऐसे कहते हैं। प्लास्टिक बॉडी एंड इलास्टिक बॉडी आर अपोजिट टू ईच अदर।
आर यू गॉट दिस प्लास्टिक बॉडी? आई विल रिपीट, द बॉडी विच डू नॉट रिटर्न, वो कभी भी अपनी पहली पोजीशन पर नहीं आ सकती आफ्टर रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स। हमें कुछ भी किए तो वो उसकी पहली पोजीशन कभी रिगेन नहीं करेगी बॉडी। ये बॉडी है प्लास्टिक बॉडी। देखो ना, एग्जाम्पल डक, लीड, प्लास्टिसाइन, क्ले, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक बॉडीज। सुनो, क्ले इज ए एग्जाम्पल, टोटली परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। क्ले पर जब हम एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स लगाते हैं तो उसमें ऑब्वियसली डिफॉर्मेशन आ जाता है, बट जब हम एक क्ले पर लगाया हुआ डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर रहे हैं तो क्या वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन रिगेन करेगा? ऑब्वियसली नहीं। मतलब दिस इज अ प्लास्टिक और इनइलास्टिक बॉडी। ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द इलास्टिसिटी, property by virtue of which material or bodies regain their original dimension. Dimension is nothing but the size, shape or both after removal of the deforming force within an elastic limit. It's called as elasticity as a property. Repeat, I will repeat this. The property elasticity is nothing but the property. क्यों property है ये? By the virtue of material, it regain their original dimension आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। बट कब ये ओरिजिनल पोजिशन पर आएगी? विद इन एन इलास्टिक लिमिट। विद इन एन इलास्टिक लिमिट, ये विद इन एन इलास्टिक लिमिट बहुत IMP वर्ड है, हम इसे अंडरलाइन करेंगे। ए परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कहते हैं बाय द वर्चू ऑफ विच द मटेरियल और बॉडीज रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन आफ्टर रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स। कब तक वो डिफॉर्मिंग फोर्स उसकी डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने के बाद बॉडी उसकी रिगेन पोजीशन करेगी विद इन ए इलास्टिक लिमिट। अबव द इलास्टिक लिमिट वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन रिगेन नहीं करेगी, तब हम उसे इलास्टिक बॉडी नहीं कहेंगे, उसे प्लास्टिक बॉडी कहा जाएगा आफ्टर द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, यू गॉट दिस पॉइंट? सिंपल है, द प्रॉपर्टी बाय वर्चू ऑफ विच मटेरियल और बॉडीज रिगेन दियर ओरिजिनल डायमेंशन। बॉडी उसकी ओरिजिनल डायमेंशन पर आ जाने वाली है आफ्टर रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स विद इन एन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट, विद इन एन इलास्टिक लिमिट, ये वर्ड या ये सेंटेंस हमें भूलना नहीं है। देन ये इलास्टिक बॉडी का एग्जांपल क्या है? वेल नोन रबर। हम सभी पता है कि ये रबर जो है वो इलास्टिक प्रोडक्ट है, इलास्टिक मटेरियल है। क्यों है ये इलास्टिक मटेरियल? बिकॉज रबर हैव स्ट्रेचिंग क्वालिटी, स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी रबर में हमें शो होती है, इसीलिए ये इलास्टिक प्रॉपर्टी को बिहेव करता है। सो ये इलास्टिक मटेरियल है। आफ्टर दैट रबर फॉलोइंग द इलास्टिक प्रॉपर्टी, बिकॉज रबर हैव स्ट्रेचिंग क्वालिटी, सो दैट रबर फॉलोइंग द इलास्टिक प्रॉपर्टी। ओके, origin of elasticity is the third point of this slide. Friends, solid consist of atom molecules which are situated definite position in the equilibrium state. When a force is applied to the body, the atoms in the body are deform their equilibrium position. Internal elastic forces are which try to restore equilibrium position of the atoms. Solid किसकी वजह से कंस्टिट्यूट हुए हैं? वो एटम एंड मॉलिक्यूल्स की वजह से कंस्टिट्यूट हुए हैं। एंड इस सॉलिड में डेफिनाइट डिस्टेंस पर मॉलिक्यूल्स को पुटअप किया गया है और रैंडमली पुटअप नहीं है सॉलिड। फोर्स इज अप्लाइड टू द सॉलिड बॉडी, द एटम्स इन द बॉडी आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दियर मीन पोजिशन और इक्विलिब्रियम पोजिशन। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स और एटम ऑर्डरली सिचुएटेड है, बट जब हम उस स्टेट पे, सॉलिड स्टेट पे अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी के एटम में या मॉलिक्यूल्स में डिफॉर्मेशन, बदलाव आ जाएगा। वो अपनी पोजीशन छोड़ के कहीं दूर जाएंगे, उसमें डिस्टेंस क्रिएट होगा तो वो डिफॉर्मेशन हो जाएगा। एंड इसकी वजह से इंटरनल इलास्टिक फोर्सेस जो है उस बॉडी में क्रिएट हुए। इंटरनल इलास्टिक फोर्सेस क्यों क्रिएट हुए? वो डिफॉर्मिंग फोर्स को अपोज करने के लिए क्रिएट हुए। एंड ये इंटरनल इलास्टिक फोर्सेस उस बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने का ट्राई करेंगे। ओके, नेक्स्ट, द अप्लाइड फोर्सेस एंड इंटरनल इलास्टिक फोर्सेस आर न्यूमेरिकली इक्वल इन द डिफॉर्म्ड स्टेट। फ्रेंड्स, जब किसी चीज़ पर हमने एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स लगाया है, वो फोर्स लगाने के बाद ऑब्वियसली उस बॉडी का डायमेंशन चेंज हुआ है, मतलब वो बॉडी डिफॉर्म्ड स्टेट में आ गई है। तो क्या होगा? अप्लाइड फोर्स इज नथिंग बट द
external unbalanced force and internal elastic force that is restoring force are numerically equal हो जाएंगे। मतलब जो हमने ऊपर से उस बॉडी पर फोर्स लगाया है वो फोर्स बाहर वाला फोर्स एंड इंटरनल इलास्टिक फोर्स मतलब बॉडी के अंदर वाला फोर्स, बाहर वाला फोर्स बॉडी के एंड बॉडी के अंदर वाला फोर्स दोनों न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएंगे जब वो बॉडी डिफॉर्म स्टेट में रहेगी तभी ये कंडीशन फॉलो हो सकती है। ओके, व्हेन एन एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड द इंटरनल इलास्टिक फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग द ओरिजिनल डायमेंशन साइज एंड शेप और बोथ ऑफ द बॉडी। व्हेन वी अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, जब हमने अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स लगाया था आफ्टर द सम टाइम वो एक्सटर्नल फोर्स हमने रिमूव किया एंड इंटरनल इलास्टिक फोर्स जो है अंदर क्रिएट हुआ फोर्स, वो फोर्स बॉडी को उसकी ओरिजिनल पोजीशन में रहने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। हमने पिछले वाले सेंटेंस में पढ़ा है। मीन्स व्हेन वी अप्लाइड एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एंड व्हेन वी रिमूव दिस फोर्स आफ्टर सम टाइम देन internal elastic force or restoring force are responsible for maintaining the origin of that body. Origin is nothing but the previous dimension, जो ओरिजिनल डायमेंशन थी प्रीवियसली उस बॉडी की उसको मेंटेन करेगा, ट्राई करेंगी। दैट इज द ओरिजिन ऑफ इलास्टिसिटी। ओरिजिन ऑफ इलास्टिसिटी इज नथिंग बट वो बॉडी उसकी ओरिजिनल पोजिशन में लाने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उस फोर्स पर हमने फोकस किया है ओरिजिन ऑफ इलास्टिसिटी में। ओके, नेक्स्ट प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी इज टोटली अपोजिट टू द इलास्टिसिटी। हमने देखा है ना प्लास्टिसिटी क्या है, प्लास्टिक बॉडीज क्या है। प्लास्टिक बॉडी इलास्टिक बॉडी के अपोजिट उसकी डेफिनेशन है, सेम यहाँ हम देखेंगे। प्लास्टिसिटी इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू अंडरगोज परमानेंट डिफॉर्मेशन इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। ये देखो प्लास्टिसिटी टोटली अपोजिट ऑफ इलास्टिसिटी है। वो क्या बोल रही है प्लास्टिसिटी? प्लास्टिसिटी ये भी प्रॉपर्टी है ऑफ मटेरियल विच अंडरगोज परमानेंट डिफॉर्मेशन। इसमें क्या हो रहा है? परमानेंट डिफॉर्मेशन इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स और एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। जब भी हम एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करेंगे तो भी वो पोजिशन नहीं करेगी, उसकी पोजिशन रिगेन नहीं करेंगी, वो कभी उसकी प्रीवियस पोजिशन दैट इज ओरिजिनल पोजिशन को ऑक्यूपाई नहीं करेंगी। दैट बॉडी आर द प्लास्टिसिटी और प्लास्टिक बॉडी। That body are called as plastic body and that phenomena is called as plasticity. A simple definition है guys. If you want to note down this point, you can pause this video and note down this point. Plasticity is such a property of body when we remove and applied external force, that time body does not get its original position or dimension. Same meaning है। ये क्या बोल रहा है? प्लास्टिसिटी बॉडी ऐसे है जो कि वो एक प्रॉपर्टी है एज लाइक इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी भी एक प्रॉपर्टी है बॉडी की। बट प्लास्टिसिटी फिनोमेना में क्या होता है? व्हेन वी रिमूव एंड अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, दैट टाइम वो बॉडी उसकी पोजीशन पे रिगेन नहीं करती है। इलास्टिक बॉडी रिगेन करती है पोजीशन बट प्लास्टिक बॉडी रिगेन नहीं करती है। जब वो प्लास्टिक बॉडी रिगेन नहीं करेगी उसकी पोजीशन तो उसे क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी फिनोमेना। करेक्ट। ओके, दिस बॉडी कैन बी डिफॉर्म टू लार्ज एक्सटेंट बाय द स्मॉल डिफॉर्मिंग फोर्स। ये प्लास्टिसिटी बॉडी ऐसी भी होते हैं जिस पर हम स्मॉल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं बट उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है और इस परमानेंट डिफॉर्मेशन की वजह से वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन तक नहीं आ सकती है। ये प्रॉपर्टी प्लास्टिसिटी की है। यू गॉट दिस? वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज द मेन कोर सेंटेंस ऑफ दिस स्लाइड। ये क्या कह रहा है? सच नो बॉडी इज परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक। नेचर में हमें ऐसी कभी बॉडी नहीं मिलेंगी जो आइडियली होगी। आइडियल ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिकली उसमें कुछ ना कुछ निग्लिजिबल एरर आता है ना, एनवायरनमेंट की वजह से, कुछ चीज़ों की वजह से उस पर इफेक्ट होता है। सो हम आइडियल ऐसा कुछ फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट है। इट मीन्स दैट सच नो बॉडी इज परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक। हमें परफेक्टली इलास्टिक बॉडी सर्च करना और परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी भी सर्च करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। ओके, परफेक्टली प्लास्टिसिटी सीन इन सर्टन मटेरियल is the property to undergoes irreversible deformation without any increase in the load. Putty is the perfect and best example for the plastic body. Next, deformation. Deformation क्या है? Formation is nothing but creation.
गुड क्रिएशन, बैड क्रिएशन, कुछ तो कुछ हम क्रिएट कर रहे हैं। बट डिफॉर्मेशन क्या है? जो भी कुछ क्रिएट किया गया है उसे बिगाड़ने। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है? काम बिगाड़ने वाला फोर्स। वैसे डिफॉर्मेशन फिनोमेना क्या है? एक उस बॉडी में बदलाव आने का फिनोमेना है डिफॉर्मेशन। चलो हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। द चेंज इन साइज और शेप और बोथ ऑफ द बॉडी कम्स ड्यू टू इट्स एक्सटर्नल फोर्सेस इज कॉल्ड एज डिफॉर्मेशन और डिफॉर्मिंग फोर्सेस। डिफॉर्मिंग फोर्सेस मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से बॉडी में डिफॉर्मेशन आ रहा है एंड इस फिनोमेना को कहते हैं डिफॉर्मेशन। आई विल रिपीट दिस डेफिनेशन अगेन, लिसन प्लीज। द चेंज इन साइज, shape, size and shape is nothing but dimension. Change in size, shape, that is dimension, or both of the bodies comes due to external forces is called as deformation. साइज में चेंज आ रहा है बॉडी के शेप में भी चेंज आ रहा है एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, इसको हम डिफॉर्मेशन कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है। नेक्स्ट, द फोर्सेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफॉर्मिंग फोर्सेस डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज डिफॉर्मिंग फोर्सेस। मैंने पहले ही कहा था आपको डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है? जो फोर्स बॉडी में बदलाव आने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज नथिंग बट द डिफॉर्मिंग फोर्सेस। इन proper language we can say that the force which is responsible for the deformation, that forces are nothing but the deforming forces. This is more IMP. This is the condition. Deformation is directly proportional to the deforming force. इसका मतलब क्या है? जितना हमने डिफॉर्मेशन फोर्स लगाया है उतना ही डिफॉर्मेशन होगा उस बॉडी में। सुनो, जब हमने कम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया है, कम एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, तो कम डिफॉर्मेशन होगा, कम मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव होंगे, कम साइज में, शेप में उसका बदलाव आ जाएगा। एंड इनवर्सली जब हम ज़्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स किसी बॉडी पर अप्लाई कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा डिफॉर्मेशन दिख जाएगा। मतलब बोथ आर directly proportional to the each other, deforming force and deformation. Okay, there are many ways in which deformation may take place. Deforming forces mainly take place in change in length of the body, change in length of the wire, change in length of the cord, change in volume of the body, change in shape of the body. डिफॉर्मेशन क्या है? किसी में भी बदलाव आ जाना। कभी वो लेंथ में बदलाव आ जाएगा, कभी उसकी साइज में बदलाव आ जाएगा। दैट इज नथिंग बट द डिफॉर्मेशन। ओके, आर यू गॉट दिस? फ्रेंड्स, इफ यू वांट नोट डाउन दिस पॉइंट, प्लीज वॉच दिस वीडियो and start to note down. Okay, friends, I will show you how deformation take place in change in length of the wire or cord. Also, how deformation take place in change in length of the wire. Also, how deformation change in case of the volume. I will show you in the next slide. Wait a minute. Okay. Friends, firstly I will show you how deformation take place in the case of length. Friends, firstly we will take the um, rod of steel. Steel is nothing but the rigid body. This is a rod of steel. ये रॉड है, यहाँ हम उसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स अप्लाई करने के बाद ये स्टील रॉड रिजिड होकर भी इस एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स की वजह से इलोंगेशन क्रिएट हो जाएगा ना। दैट इज नथिंग बट द डिफॉर्मेशन। आफ्टर अप्लाइड दिस फोर्स ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, स्टील का रॉड थोड़ा बढ़ जाएगा। हमें उसकी बढ़ी हुई लेंथ कभी कभी दिखाई भी नहीं देगी, बिकॉज वो रिजिड रॉड है, उसमें बहुत कम प्रमाण में डिफॉर्मेशन का बदलाव आ जाएगा। दैट इज नथिंग बट द डिफॉर्मेशन फोर्स। पहले उसकी लेंथ अप टू दिस थी, दिस लेंथ इज एल थी, बट आफ्टर द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स उसकी लेंथ डेल्टा एल से इंक्रीज हो गई। दैट इज नथिंग बट द डिफॉर्मेशन इन लेंथ ऑफ द स्टील रॉड। सेम वैसे ही लेंथ ऑफ वायर की बढ़ जाएगी जब हम वायर को उसकी आउटवर्ड डायरेक्शन से पुल करेंगे। आई विल शो यू। फ्रेंड, सी हियर हाउ द लेंथ ऑफ वायर कैन बी चेंज और डिफॉर्म। दिस इज आवर वायर। ये हमारा वायर है, यहाँ हमने रिजिड सपोर्ट से उसे फिक्स किया है। ये सपोर्ट है, पहला ओरिजिनल पोजीशन में वायर है। जब हम यहाँ यप मास लगाएंगे, यप फोर्स लगाएंगे, सॉरी यप इज अ फोर्स लगाने के बाद इसमें इस वायर में ओरिजिनल पोजीशन में डिफॉर्मेशन आएगा। डिफॉर्मेशन आएगा मतलब फोर्स अप्लाई करने के बाद वो इलोंगेट हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। यहाँ से ये ओरिजिनल पोजीशन है उसकी फिक्स की हुई, यहाँ से वो बहुत दूरी तक बढ़ जाएगा।
यहाँ तक। ओके, ये पहली लेंथ उसकी एल थी अप टू दिस, यहाँ तक की लेंथ, ये आगे की लेंथ बढ़ गई है। दैट इज नथिंग बट द ओरिजिनल पोजीशन में बदलाव आ गया है। बदलाव आना मतलब उसमें डिफॉर्मेशन हो गया। ये डेल्टा एल लेंथ चेंज हो गई है। दैट इज नथिंग बट द डिफॉर्मेशन इन केस ऑफ लेंथ। आर यू गॉट दिस? ये सिंपल है। आपको नहीं समझ रहा है तो आप इसी लेक्चर के कमेंट सेक्शन में आपका क्वेश्चन पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू गिव द आंसर। नेक्स्ट हम बताएंगे वॉल्यूम में कैसे बदलाव आ जाता है अप्लाइड फोर्स अप्लाई करने के बाद। फिक्स स्क्वायर है, चारों ओर हम उसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक्सटर्नल। यहाँ फोर्स अप्लाई किया, ये फोर्स अप्लाई करने के बाद इसमें डिफॉर्मेशन आएगा। डिफॉर्मेशन आने के बाद वो क्या होगा, उसकी साइज एंड शेप में चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, हम चारों ओर से इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, वो ऐसा दबा जाएगा दबा जाएगा दबा जाएगा एंड उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ओरिजिनल पोजीशन से यहाँ तक आ जाएगा। इसकी फाइनल पोजीशन होगी आफ्टर अप्लाइंग द डिफॉर्मिंग फोर्स। ओके, ये डिफॉर्मेशन क्यों हो जाएगा, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से डिफॉर्मेशन हो जाएगा। उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन छोड़ के वो रिड्यूस हो जाएगा ना। दैट इज नथिंग बट द डिफॉर्मेशन। इजी है। आर यू गॉट दिस डिफॉर्मेशन पॉइंट? डिफॉर्मेशन इज नथिंग बट द काम को बिगाड़ने वाला फोर्स। डिफॉर्मेशन मतलब चेंज इन साइज एंड शेप ड्यू टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। ओके, वी विल नेक्स्ट पॉइंट. It is about deformation. When we apply the deforming force, when a deformation body takes place, the body is said to be a strained condition or deformed state. When deformation takes place, body is said to be strained condition or deformed condition. डिफॉर्म कंडीशन में कब कहा जाता है बॉडी को, और स्ट्रेन कंडीशन में बॉडी कब है, ऐसे हम कब कहते हैं, जब बॉडी पर डिफॉर्मेशन अप्लाई हुआ होता है तब उसे हम वो बॉडी डिफॉर्म स्टेट में है या डिफॉर्मेशन हुआ है या स्ट्रेन कंडीशन में है ऐसे कहते हैं। When deformation of a body take place, the body is said to be deformed condition or deformed state. उस बॉडी की एक डिफॉर्म स्टेट है ऐसा हम कह सकते हैं। आई विल शो यू। ये देखो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये बॉडी है हमारी। सपोज कुछ भी घर में की बॉडी है और उसमें हमने फोर्स अप्लाई किया है सभी ओर से, ऑल डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई किया है। ये फोर्स, ये सेम फोर्स हमने अप्लाई करने के बाद उसमें बदलाव आ गया है, डिफॉर्मेशन हुआ है। एंड ए सर्कल जो है, वो जो स्फीयर है, सर्कल है, जो भी ऑब्जेक्ट है, वो उसका वॉल्यूम चेंज हुआ है, वो यहाँ इस पोजीशन पर आ गई है। ये फाइनल पोजीशन है उसकी। ओके, तब हम इस पोजीशन को क्या कहेंगे, डिफॉर्म स्टेट। डिफॉर्म स्टेट क्यों कहेंगे, बिकॉज हमने उस पर अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया है, इसकी वजह से उसकी ओरिजिनल पोजीशन में बॉडी के चेंज आ गया है। दैट इज अ डिफॉर्मिंग कंडीशन और स्ट्रेन कंडीशन। आर यू गॉट दिस? ओके, गुड वन। एग्जाम्पल क्या है डिफॉर्मेशन के, हम अच्छे से देखते हैं। व्हेन अ रबर कॉर्ड और अ मेटल वायर स्ट्रेच, इट्स लेंथ इंक्रीजेस। जब हम रबर कॉर्ड को स्ट्रेच करेंगे, उसे पुल करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, कॉम्प्रेस करेंगे, तो उसकी लेंथ पर इसका इफेक्ट हो जाएगा। दैट इज अ डिफॉर्मेशन। आफ्टर दैट व्हेन वी रिमूव द अप्लाइड फोर्स, वायर रिगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ। ये देखो, ये रबर है, ये हमारा रबर है। रबर को हमने स्ट्रेच किया है, नहीं तो पुल किया है, खींचा है, उसे हमारी ओर से ऐसे खींचा है या फोर्स से। खींचने के बाद उसकी रबर की लेंथ में इलांगेशन हुआ है, एक्सटेंशन प्राप्त हुआ है। मतलब रबर खींचा जाने के बाद वो इलांगेट हुआ है, एक्सपांड हुआ है ना रबर। देन हमने क्या किया, वो अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स है और रिमूव कर दिया। ये रिमूव कर दिया हमने, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी ओरिजिनल पोजीशन गेन करेगा ना, ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन गेन करेगा। मतलब उस पर जो हमने अप्लाइड फोर्स अप्लाई किया था उसकी वजह से वो इलांगेट हुआ था रबर, बट हमने क्या किया, वो अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स रिमूव किया, तो वो रबर उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया, मतलब उसकी पोजीशन रिगेन किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी, व्हेन an inflated volleyball bladder is pressed by hand, there is a change in the shape of the volume, and when we remove our hands, then the rubber bladder of the volleyball regain its original position and shape. बच्चों, वॉलीबॉल का एग्जाम्पल है, वेल नोन वॉलीबॉल। हम सभी वॉलीबॉल खेलते हैं वैकेशन में, हमारे छुट्टी में। तो हम क्या करेंगे, वो वॉलीबॉल लेंगे, उस पर दोनों हैंड से प्रेस करेंगे, मतलब फोर्स लगाएंगे, अप्लाइड फोर्स, उसे प्रेशर देंगे। प्रेशर की वजह से या फोर्स की वजह से वो क्या होगा, उसकी शेप एंड वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा वॉलीबॉल की। बट जब हम वो अप्लाइड फोर्स
एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स रिमूव करेंगे तो वॉलीबॉल ऑटोमेटिकली उसकी ओरिजिनल पोजीशन रिगेन करेगा। दैट इज इलास्टिक ना। आई विल शो यू हियर। एक वॉलीबॉल हमारा है, हमने क्या किया, हैंड से, दोनों हैंड से इसे प्रेस किया। ये हमारा हैंड है, ये भी हमारा हैंड है। हैंड से हमने प्रेस किया, इसे प्रेस करने के बाद क्या हुआ, वो हॉलो हैंड शेप में डिक्रीमेंट हो गया। डिक्रीमेंट होने के बाद ये पोजीशन उसने गॉट की, वो पोजीशन पर वॉलीबॉल आ गया। देन आफ्टर सम टाइम we will remove this applied external force, we will remove our hands from the volleyball। हमने सोचा कि हैंड्स हम रिमूव कर देंगे, हमने हैंड्स रिमूव किए तो क्या होगा, हैंड्स रिमूव करेंगे मतलब प्रेशर रिमूव करेंगे, प्रेशर को निगलेक्ट करेंगे, प्रेशर को छोड़ देंगे तो क्या होगा, वॉलीबॉल उसकी ओरिजिनल पोजीशन गेन करेगा। ओरिजिनल पोजीशन गेन करने के बाद वो डिफॉर्म स्टेट से बाहर आ जाएगा। ये ओरिजिनल पोजीशन गेन किया वॉलीबॉल ने। दैट इज इलास्टिसिटी ना। जब किसी चीज़ पर हमने अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स लगाया है तो वो डिफॉर्म हुई है ऑब्जेक्ट, बॉडी डिफॉर्म हुई है, बट आफ्टर सम टाइम वी विल रिमूव दैट डिफॉर्मिंग फोर्स, बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, दैट वॉलीबॉल रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। दैट इज द इलास्टिसिटी। ये एग्जाम्पल थे हमारे डिफॉर्मेशन कैसा होता है, उसमें इलास्टिसिटी हम कैसे देखते हैं। देन when we say that deform state, the applied force is numerically equal to internal elastic restoring force within the body but in opposite direction. Major and important sentence. Listen and cover your mind. We say that deforming in a deform state हमने यहाँ पढ़ा है ना। डिफॉर्म स्टेट क्या है, जब हमने किसी बॉडी पर एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स लगाया है एंड उस कंडीशन को बॉडी के हमने डिफॉर्म स्टेट कहा है। दैट इज अ डिफॉर्म स्टेट। डिफॉर्म स्टेट में अप्लाइड फोर्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स मैंने पिछली वाली स्लाइड में बताया था। इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स एक हमारी बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजिशन में रहने के लिए हेल्प करता है। वो इंटरनल इलास्टिक फोर्स अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट में रहता है ना, हमने पढ़ा है। इंटरनल इलास्टिक फोर्स एंड डिफॉर्मिंग फोर्स आर अपोजिट टू ईच अदर। अपोजिट होने के कारण उनकी डायरेक्शन चेंज होती है। डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी इज ड्यू टू चेंज इन रिलेटिव पोजीशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की पोजीशन क्यों चेंज हुई, ड्यू टू द अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्सेस विद इन द बॉडी। करेक्ट guys, this is one of the first lecture of elasticity chapter. Please be connected with this lecture series. I will upload all upcoming lecture as soon as possible. Thank you for watching.